जय हिंद एवरीवन, मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दादी माँ। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले पिछले वीडियो में पढ़ाए गए पाठ 1 को मैं पुनः संक्षिप्त में बता रही हूँ, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि चाहे पशु पक्षी हों या मनुष्य, सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबौरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजड़े का गुलामी जीवन जीना। तो अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में बता रहे हैं। शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे प्रायः अपने बाबा के जमींदारी वैभव की चर्चा किया करते, लेकिन उस वातावरण से असंपृक्त बिल्कुल पृथक संस्कारों में उनका विकास हुआ। उनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा। इस बात की चर्चा वे प्रायः करते थे। दादी माँ की अक्षुण्ण स्मृति अंत तक उन्हें रही, और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला। दादी माँ से नई कहानी का प्रवर्तन स्वीकार किया गया, और यही नहीं, यही वह कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तब तक रेणु का आंचलिकता के क्षेत्र में आविर्भाव नहीं हुआ था। बाद में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में आंचलिकता के जो प्रयोग किए, वह प्रेमचंद और रेणु से पृथक थे। एक प्रकार से दोनों के मध्य का मार्ग था, और यही कारण था कि उनकी कहानियाँ पाठकों को अधिक आकर्षित कर सकी थीं। इसे विडंबना कहा जा सकता है कि जिसकी रचनाओं को साहित्य की नई धारा के प्रवर्तन का श्रेय मिला हो, उसने किसी भी आंदोलन से अपने को नहीं जोड़ा। वे स्वतंत्र एवं अपने ढंग के लेखन में व्यस्त रहे, और शायद इसीलिए वे कालजयी कहानियाँ और उपन्यास लिख सके। शिक्षा 1949 में उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट कर शिव प्रसाद जी ने 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और 1953 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में प्रथम एमए किया था। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने एमए में कीर्तिलता और अवहट्ठ भाषा पर जो लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसकी प्रशंसा राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हालांकि वे द्विवेदी जी के प्रारंभ से ही प्रिय शिष्यों में से थे, किंतु उसके पश्चात द्विवेदी जी का विशेष प्यार उन्हें मिलने लगा। द्विवेदी जी के निर्देशन में उन्होंने सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य विषय पर शोध संपन्न किया, जो अपने प्रकार का उत्कृष्ट और मौलिक कार्य था। तो चलिए अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। इसमें लेखक कहता है कि मेरे अंदर कमजोरी है कि मैं जरा सी कठिनाई पड़ते ही व्याकुल हो जाता हूँ। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए
आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताता है कि उसके कुछ मित्र हैं जो कि उसे आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं ताकि वह प्रसन्न हो सके, लेकिन पीठ के पीछे यानी उसकी बुराई करते हैं कि वह तो बहुत कमज़ोर है और जरा सी उसके अनुकूल जो स्थिति ना हो उसके बारे में देखकर वह घबरा जाता है और यह कहकर उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। फिर लेखक सोचता है कि कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाते हैं, अब मैं इस बात को कभी नहीं सोचूंगा। लेकिन जबरदस्ती बिना चाहे उसके आंखों के सामने शरद की शीत के किरणों के समान, जिस तरीके से शरद ऋतु में शीत गिरती है उसी तरीके से धुंधली छाया यानी अस्पष्ट प्रतिरूप, अस्पष्ट परछाई उसके सामने नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। लेखक को लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर यानी महीने का एक नाम जिससे अश्विन कहते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक को ऐसा लगता है कि उसके गांव में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गांव के दूर स्थित खाली स्थान, खाली जमीन, वहां से कुछ मोथा और साई और बनप्याज, ये जो होते हैं ये खेतों में उपजने वाली घासें हैं। ये वहां से पानी में बहकर आ गए हैं जो कि आधी गल चुकी हैं। घेऊर यानी पानी में उगने वाली घास। इन सब की जड़ें विभिन्न प्रकार के बरसाती घासों के बीज और भी अजीब विभिन्न प्रकार की घासें सूरज की गर्मी यानी सूरज के धूप से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसके गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़ गए और एक अद्भुत सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। धूप होने की वजह से बरसात जो हुआ था उसका जो कीचड़ था वो धूप से सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और गांव में जो जलाशय है उसमें झाग भरा हुआ है, लेकिन फिर भी गांव के लड़के उसमें आनंद पूर्वक कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हर मौसम की अलग अलग बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। इन पंक्तियों में लेखक कहता है, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले
तो उसकी चिंता नहीं है। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई दुख की बात नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो उसके लिए कोई अफसोस की बात नहीं है। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी ये काम अगर लेखक नहीं कर पाता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब वो भीतर से बहुत ही दुखी हो रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था। लेखक जो था वो केवल दो अथवा एक दिन ही उस जलाशय में कूद पाया था। नहा धोकर बीमार हो गया। उसके बाद वह बीमार हो जाता है। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती हैं। लेखक को सदैव से ही हल्की बीमारी अच्छी लगती थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मिले। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कहता है कि अब की बार जब मैं बीमार हुआ तो ज्वर मेरे बहुत ही तेज चढ़ गया। रजाई के ऊपर रजाई उड़ाई गई, लेकिन फिर भी नहीं उतरा। और कब उतरा? रात 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। लेखक कहता है कि दिन में मैं चादर ओढ़कर सो रहा था। दादी माँ आई, उसकी दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। लेखक कहता है कि शायद दादी माँ भी उसी जलाशय से नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। इन पंक्तियों में लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि उसकी दादी दुबली पतली हैं और प्रेममयी हैं। शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन, जिसमें ऐसी धोती जो किनारी ना हो, ऐसी धोती पहने हुई हैं। सन जैसे उनके सफ़ेद बाल हैं और उन बालों पर जल की बूंदें पड़ी हुई हैं, शीतल जल की, यानी ठंडे जल की बूंदें पड़ी हुई हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही लेखक की दादी आती हैं, लेखक का सर छूती हैं और पेट छूती हैं। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। वो किसी अदृश्य यानी जो दिखाई ना दे, ऐसी शक्तिशाली किसी ईश्वर के चबूतरे की मिट्टी को, चबूतरा यानी किसी स्थान पर बना हुआ ऊंचा स्थान की मिट्टी उस लेखक के मुंह में डाली और उसके माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक की दादी उसका बहुत ध्यान रखती थीं। जब वो सोता तो उसके चारपाई के पास ही बैठी रहती थीं, उसको पंखा करती थीं, उसके हाथ पैर जो जल रहे थे ज्वर से उसे कपड़े से धुलती, सहलाती, सर पे दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार छू छू कर बुखार का अंदाजा करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक कहता है कि मेरी जो दादी थी उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती थी।
हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी गांव में कोई भी बीमार होता था तो दादी माँ वहाँ जाती थी, उसका हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती। उसके बाद फिर भूत लगा है, मलेरिया हुआ है, हैजा हुआ है या निमोनिया हुआ है, इसका अनुमान वो विश्वास के साथ कहती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। महामारी और विसूचिका यानी संक्रमण के रोग के दिनों में वे रोज सवेरे उठकर स्नान करती। उसके बाद लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार और गुग्गल और धूप अगरबत्ती जलाती। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी अगर कोई भी काम देर से करता था तो वो गुस्से से पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। लेखक कहता है कि बुखार तो अब भी मुझे आता है, नौकर है जो पानी दे देता है, खाना बनाने वाला है जो खिचड़ी पका देता है या साबू पका देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी लेखक कहता है कि कुनैन मिक्सचर जो दवा थी उसके तीखेपन के डर से उसका बुखार तुरंत ही भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक कहता है कि मेरा मन ऐसे बुखार को बुलाने का नहीं करता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। लेखक के भैया थे जिनका नाम था किशन, उनकी शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ बहुत ही उत्साहित थीं, बहुत खुश थीं, दिन भर गायब रहती। दिन भर वे कहीं ना कहीं गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। लेखक कहता है कि वो कभी भी जल्दी दिखती नहीं थी, जैसे लगता था सारा घर उन्होंने ही उठा लिया है। पड़ोसने आती, उनके आसपास के रहने वाली जब आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। तो जब वो बहुत बुलाती थी तब दादी माँ आती थी। बहन बुरा ना मानना, और क्या कहती थी कि बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। और उनसे बताती थी कि कार्य काम काज का घर है, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। और इस बात को भी कहती कि अगर मैं एक काम अपने हाथ से ना करूं तो कोई करने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। हर कोई जानता था कि दादी माँ जो है वो कुछ करती नहीं है, लेकिन जब वो रहती हैं तो सब काम समय से हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं रहती हैं, वो अनुपस्थित रहती हैं, तो काम होने में देरी हो जाती है, विलंब यानी देरी हो जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक कहता है कि उसी समय की बात है कि एक दिन दोपहर के समय मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में, यानी निकसार यानी बाहर निकलने का द्वार, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। यानी दरवाजे के पास बाहरी द्वार पर दादी माँ किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो लेखक देखता है कि एक पड़ोस में रहती हैं रामी की चाची, वही आई हैं और उन्हीं पर
दादी माँ बिगड़ रही हूँ, उन्हीं पर गुस्सा कर रही हूँ। सो ना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। दादी माँ कहती हैं कि जो मैंने तुम्हें रुपये दिए हैं उसके सूद आज मुझे दे दो। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। दादी माँ कहती हैं तुम्हारे अंदर तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ रामी की चाची से कहती हैं कि जब तुम्हें पैसे की आवश्यकता थी तब तो इधर उधर बहुत दौड़ी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला, और जब मैंने दे दिया तो अब तुम आई हो, आजकल कर रही हो, आज दूंगी कल दूंगी, अब फसल कटेगी तब दूंगी। तो क्या तुम्हारे लिए अब दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है। रामी की चाची बोलती हैं कि मैं दे दूंगी। रामी की चाची रोती हुई और रो रही थी, दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ का पैर छूने की ओर बढ़ती है, लेकिन और कहती है कि बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और ये भी कहती है कि अगर आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का उद्धार कैसे होगा। इस पर दादी माँ क्या कहती हैं, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। लेखक की दादी माँ कहती हैं दूर हटो, अभी मैं नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक अपनी दादी को समझाते हुए कहता है कि अरे दादी जाने दो, अप्रिय यानी जो अच्छा ना लगे। लेखक सोचता है कि किसी तरीके से ये जो प्रसंग चल रहा है ये हट जाए, और बताता है कि बेचारी गरीब है, दे देगी जब उसके पास होगा। चल चल चला है समझाने। तो लेखक की दादी कहती हैं चल चल, तू क्या समझाएगा मुझे। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों से पढ़ाए गए पाठ में से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उसके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, लेखक की कमजोरी क्या थी। दूसरा प्रश्न, लेखक के शुभचिंतक मित्र उसे क्या सूचना देते थे और क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। तीसरा प्रश्न, लेखक को क्या सबसे बुरा प्रतीत होता था। चौथा, लेखक को कैसी बीमारी अच्छी लगती थी। पांचवा, आते ही दादी माँ ने लेखक के साथ क्या किया। छठा, दादी माँ गुस्से से पागल कब हो जाती थी। सातवां, पड़ोसी ने जब दादी माँ को बुलाती तो वे क्या कहती थी। आठवां, दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी। नौवां, लेखक ने दादी माँ को समझाते हुए क्या कहा। तो ये जितने प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, और साथ ही लाल रंग के रेखांकित शब्दों के अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।